नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम लोग अपने डेली लाइफ में इंटरनेट का यूज़ बड़े धड़ल्ले से करते हैं। लोग मना भी करते हैं कि भाई इतना मोबाइल यूज़ मत करो या इतना इंटरनेट यूज़ मत करो। लेकिन इंटरनेट का यूज़ एक फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है। कुछ समय पहले तक 2 साल के लिए आत्महत्या का अधिकार भी फंडामेंटल राइट था। आर्टिकल 21 के तहत माना गया था। ये था 1994 से 1996 तक जो आत्महत्या का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार माना गया था। इसके अलावा अपने पसंद के लड़के या लड़कियों से शादी करना ये फंडामेंटल राइट है। ये तीनों ये तीनों जो कानून है वो आर्टिकल 21 के तहत आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 21 के बारे में ही बात करेंगे। यूथनेशिया भी आता है जो आर्टिकल 21 के तहत आता है। जैसे भारत में पैसिव यूथनेशिया जो है वो उसको मान्यता वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि पैसिव यूथनेशिया को आप कर सकते हैं। एक्टिव यूथनेशिया भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बेस्ट आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 21 है। जो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल है, जो पहले भी बताया था कि गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इन तीनों को गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल माना जाता है। तो हम लोग आज आर्टिकल 21 के बारे में ही बात करेंगे। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति को उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस आर्टिकल में 3 चीजों की बात हो रही है। पहले तो जीवन की बात हो रही है और पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है। ये दोनों चीजें जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं लिया जा सकता। ये शब्द जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये डिबेटेबल था। एक्चुअली इसमें 2 शब्द हैं, एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और दूसरा शब्द है विधि द्वारा उचित प्रक्रिया। एक्चुअली भारत के संवैधानिक सलाहकार बीएनएगल नरसिम्हा राव, ये यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फ्रैंकफर्टर थे, उनके साथ बातचीत हो रही थी, जिसमें जो फ्रैंकफर्टर है उनका मानना था कि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया ये न्यायपालिका को बोझिल बनाता है। कारण क्या है कि ये जो विधायिका कानून बनाती है, ये उस कानून में ये भी देखता है कि वो जो कानून बना है वो दमनकारी है कि नहीं, न्यायसंगत है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। ये काफी बेहतर कानून है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के मुकाबले, लेकिन भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया और कहीं न कहीं कोशिश की गई विधायिका को मजबूत बनाने की। क्योंकि इस प्रक्रिया में एक्चुअली में क्या होता है कि जब इस प्रक्रिया की बात करें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में विधायिका जो कानून बनाती है, चूंकि विधायिका बनती है
जनता वोट देती है, फिर विधायिका बनती है और विधायिका कानून बनाती है। तो ये माना गया कि ये कानून जनता का कानून हो जाता है, और जब जनता का कानून है उस पर फिर न्यायपालिका का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। और अगर डेप्थ में जाए तो ये कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से है और ये यूएसए के संविधान से है। जैसे ये विधायिका को मजबूत बनाता है, और ये कानून जो विधि द्वारा उचित प्रक्रिया है वो न्यायपालिका को मजबूत बनाती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में बेसिकली क्या होता है कि न्यायपालिका ये देखती है कि जो कानून बना है वो कानून, पहले तो ये देखती है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए विधायिका के पास कोई कानून है या नहीं है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि वो फिर ये देखती है कि विधायिका के पास ये अधिकार है कि नहीं उस तरह के कानून बनाने का जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को वंचित किया जा सके। तीसरा पॉइंट ये है, न्यायपालिका ये देखती है कि जो कानून बना है वो उचित प्रक्रिया के आधार पे बना है या नहीं। ये तीनों चीज देखने के बाद जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसमें न्यायपालिका ये नहीं देखती, या न्यायपालिका कुछ भी नहीं कर सकती अगर वो कानून दमनकारी हो या वो कानून न्याय संगत नहीं हो। मतलब विधायिका जो भी कानून बना दी है न्यायपालिका को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन विधि द्वारा उचित प्रक्रिया में जो है न्यायपालिका को अगर लगता है कि कानून दमनकारी है या कानून जो है वो न्याय संगत नहीं है, तो न्यायपालिका उस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, उसको शून्य घोषित कर सकती है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि द्वारा उचित प्रक्रिया में ये अंतर है। भारत किस चीज को फॉलो करता है? भारत में अब चूंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो लिखा हुआ है, लेकिन 1978 के बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस के बाद से भारत में न्यायपालिका एक तरीके से विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाने लगा। और उसी मेनका गांधी के केस में जो आर्टिकल 21 सिर्फ जीने के अधिकार की बात करता था, इस केस के बाद से सिर्फ जीने का अधिकार नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीने का अधिकार जो है उसकी बात होने लगी, डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात होने लगी। और इस डिग्निटी ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने डिसीजन में अलग अलग चीज़ों को डिग्निटी ऑफ लाइफ में शामिल किया है कि ये चीज़ें एक व्यक्ति के गरिमापूर्ण विकास के लिए, गरिमापूर्ण जीवन के लिए ये चीज़ें आवश्यक है। जैसे बताया पहले वीडियो के पहले में ही कि इंटरनेट का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है। अपने पसंद के लड़के या लड़कियों से शादी करना फंडामेंटल राइट है, लेकिन बड़ों की बात माननी चाहिए। इन दोनों केस में, इंटरनेट के अधिकार में भी और शादी के अधिकार में भी बड़ों की बात माननी चाहिए। आपसे बड़े हैं, आपसे दुनिया ज़्यादा देखी है, तो बड़ों की बात बिल्कुल माननी चाहिए। इसके अलावा जैसे आत्महत्या की बात हो रही थी, तो 1994 में पी रथिनम केस में आत्महत्या के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था, लेकिन 1996 में ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार के केस में आत्महत्या के अधिकार को फिर हटाया गया और जीवन जो है जीने के अधिकार पे जोर दिया गया था। 2 साल के लिए आत्महत्या के अधिकार को माना गया था कि ये मूल अधिकार है। यूथेनेशिया की बात करें, भारत में यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु को कहते हैं, आर्टिकल 21 के तहत ये आता है। तो भारत में इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेशिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है कि पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है। यूथेनेशिया एक्चुअली इच्छा मृत्यु को कहते हैं। इसमें जब आप बीमार हो, जैसे अरुणा शानबाग का केस था। अरुणा शानबाग एक नर्स थी जो कि 40 साल तक कोमा में रही थी। हालांकि उनकी डेथ के बाद
अन्ना शानबाग की डेथ के बाद पैसिव यूथनेशिया को अप्लाई किया गया। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे व्यक्ति बीमार है या उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो जी ना सके, वो जीना ना चाहता हो, तो यूथनेशिया की ओर जाया जा सकता है। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि लाइफ सपोर्ट से एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि कोई दवा दे करके व्यक्ति को मार दिया जाता है। और पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जाता है ताकि व्यक्ति फिर उसकी मृत्यु हो जाए। तो भारत में पैसिव यूथनेशिया है, एक्टिव यूथनेशिया नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोजन का अधिकार और जीविका का अधिकार और आश्रय का अधिकार, भिखारियों के लिए जो घर बनाने का अधिकार, हथकड़ी न पहनाने का अधिकार, ये सब जो है आपके आर्टिकल 21 के तहत आते हैं। आर्टिकल 21 में एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 21A, जो कि शिक्षा के अधिकार की बात करता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो ये आर्टिकल 21 के बारे में था। ये वीडियो आर्टिकल 21 के बारे में था। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।